en bas cour. Même si t'es 14 avec une sous silence. Nous qui des âmes, on parle pour moi. Les gars prennent la pomme, vous êtes carré pour moi. Que la cour. J'ai pas le bout d'autre pour ta cour. Ma cour, tu vas faire ces mettre couteau en bas cour. Nous sommes docteurs à 38. La potette photo piquia. हर कोई कापोरल टी लापली को जानता है। वो मुझे स्क्रीन पर देखते ही पहचान लेंगे। मेरे पास बहुत सारे सैनिक हैं, मैं सबको नहीं जानता हूँ। यह हैती के सबसे ताकतवर गैंग लीडरों में से एक है। लोग इसे कापोरल टी लापली के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम रेनेल डेस्टिना है। इस पर अपहरण, हथियार बंद डकैती, बलात्कार और हाईजैकिंग कराने के आरोप हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं और FBI इसे ढूंढ रही है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के दक्षिण पश्चिम में बसा कारफूर फैया टी लापली का गढ़ है। यहाँ के इंचार्ज हम हैं। सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। ऊपर से वो स्थानीय लोगों से डकैतों को पकड़ने में मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम डाकू सरकार के काम ही कर रहे हैं। हम दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं। जब हम लड़ते हैं तो हम लोगों से घरों में रहने के लिए कहते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि वो निकल सकते हैं तब वो निकलते हैं। हम लड़ते समय भी लोगों का ध्यान रखते हैं। ये देखो पुलिस थाना, और वो कहते हैं कि वो देश चला रहे हैं। हम भाग रहे हैं। उन्होंने हमारे घर जला दिए। हम सड़क पर हैं और हमारे पास खाना नहीं है। मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे पति को मार डाला, पीट पीट कर हत्या कर दी। काश वो उसकी जगह मुझे मार देते। डाकू जानते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उन पर कभी मुकदमा चलेगा और ना ही कभी सजा होगी। आज गिरोहों के पास ऐसे हथियार हैं जो नेशनल पुलिस तक के पास नहीं है। हथियार बंद गैंग इतने ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें प्रभावशाली लोगों से मदद और शह मिलती है। हैती के गैंग सालों तक आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन 29 फरवरी 2024 को वो सब आपस में मिल गए और सरकार को घुटनों पर ले आए। प्रधानमंत्री अरियल ओरी को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। गैंगों का ताकतवर गठबंधन है। विव अंसाम, क्रियोल भाषा में इसका मतलब लिव टुगेदर होता है। राजधानी का 80% से ज्यादा इलाका अब इसी के कब्जे में है। अर्थव्यवस्था गर्त में है। मानवीय हालात खौफनाक हैं। पोर्ट ऑफ प्रिंस गिरोहों के घेरे में है और गैंगवार से प्रभावित है। जिन हिस्सों में सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण है भी, वहाँ भी बहुत खतरा है। इसके सेंट्रल प्लाजा शॉम दे मार्स में कभी खूब चहल पहल होती थी। अब रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार डरे सहमे दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। लड़ाई के कारण मैं कुछ नहीं बेच सकती। पहले लोग शॉम दे मार्स के आसपास घूमते थे, अब वे मारे जाने से डरते हैं। अब देश गिरोहों के कब्जे में है। हम शहर के बीचों बीच है। सांस्कृतिक रूप से ये बहुत चहल पहल वाला इलाका हुआ करता था। सच कहूँ तो इस इलाके को आज इस हाल में देखना थोड़ा दुखद है।
सड़कें कचरे से पटी हुई हैं, जिसे महीनों से उठाया नहीं गया है। जिनके पास अब भी नौकरी है, उनके लिए आवाजाही बहुत खतरनाक है। ये बस 3 मिनट का सफर है, बहुत ही पास, लेकिन बहुत ही खतरनाक इलाके में, जहां आप हर रोज गोलियों की आवाज सुनते हैं। लेकिन ये मेरा काम है, तो मुझे ये करना ही है। एलएनबी अगुस्ता पोर्ट ऑफ प्रिंस के आर्ट सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यह सेंटर शहर के जीवंत और दुनिया भर में मशहूर सांस्कृतिक परिदृश्य को सपोर्ट करता है। अगर आप आज हाथी या पोर्ट ऑफ प्रिंस में रहते हुए हिंसा की बात नहीं करते हैं, तो आप कलाकार नहीं हो सकते। उन्हें कुछ कहना चाहिए, जोर से आवाज उठानी चाहिए। यह आर्ट सेंटर हैती की करीब 6000 पेंटिंग और मूर्तियों का खजाना है। इनमें से कुछ तो एक सदी पुरानी है। इसे देखिए, संरक्षण के लिहाज से ये अच्छा है, बल्कि शानदार है। ये सेलोर की बनाई मूर्ति है, उनकी सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक। शिपिंग कंटेनरों में बंद एक अनमोल कला संग्रह। हमारे यहाँ दिन के 24 घंटे सुरक्षा गार्ड्स तैनात रहते हैं। तो फिलहाल तो कलाकृतियां सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक कह नहीं सकते। अभी बेल एयर इलाके के शॉम दे मार्स में गोलियां चल रही हैं। आप यहां से उनकी आवाज अच्छी तरह सुन सकते हैं। हम ऐसे इलाके में हैं जो असल में गिरोहों से घिरा हुआ है। सिटी सेंटर में ज्यादातर स्कूल और ऑफिस बंद हो चुके हैं, लेकिन एलएनबी अगुस्ता आर्ट सेंटर को हफ्ते में 2 दिन खुलने पर अडिग हैं। इस देश में प्रतिरोध करने के अलावा और कुछ है नहीं, इसलिए हैतियन कला को बढ़ावा देने का अपना मिशन जारी रखने के लिए हम सेंटर द आर्ट को खुला रख रहे हैं। सिटी सेंटर के निचले हिस्से में हैतियन पुलिस विभाग की एंटी गैंग यूनिट अभियान पर है। वो हमारे बाईं ओर, हमारे पीछे और दाईं ओर हैं। हर जगह गैंग के सरगना हैं। राजधानी घिरी हुई है। यहाँ रहने वाले लोग भाग गए हैं। अब गैंग इन घरों में छुपते हैं। पुलिस इस शहरी फ्रंट लाइन के खंडहरों और गलियों में चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। वे गैंग के सदस्यों और उनके पीछे चलने वाले लुटेरों को निशाना बना रहे हैं। गैंग आते हैं, आतंक मचाते हैं और लोग भाग जाते हैं। फिर लुटेरे आते हैं जो घरों को लूटते हैं। वहाँ क्या स्थिति है? अभी सब शांत है कमांडर। ओके, मुस्तैद रहो। मुझे एक दिखा है, मुड़ना मत, आगे बढ़ो, वो मेरी नजर में है। मुझे उसका सिर दिख रहा है। कहाँ? वहाँ पोस्ट के पीछे। तुमने लाल चीज को मारा है। मैं करीब जा रहा हूँ। हाँ, मार गिराया। एक अधिकारी हमें बताते हैं कि यहाँ हर कोई संदिग्ध है। जो प्रमुख इलाके गैंग के कब्जे में हैं, वहाँ लगभग नामुमकिन है कि कोई आम नागरिक जिंदा बचा हो। लगभग सभी लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वहाँ लोग हथियारबंद हैं या नहीं।
बस हम हमला करते हैं। मुझे हैती के अलावा कहीं भी और पैदा होना चाहिए था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग बचे हैं जो अपने घरों को गैंग और लुटेरों के हवाले करके भागने से इनकार कर रहे हैं। सोसो भी उन्हीं में से एक हैं। देखो मेरे देश को, देखो मेरे देश हैती की राजधानी को। क्या है ये? महान इतिहास रहा है हमारा। वो सड़क के छोर पर खड़ी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को लेकर चिंतित हैं। वो कुछ देर से फायरिंग कर रहे हैं। वो सड़क पर गोलियां चला रहे हैं। वो हमारे सिर के पास से निकलती हैं। कुछ गोलियां इस पेड़ पर लगी हैं, लेकिन वो हमें निशाना बनाकर गोलियां नहीं चला रहे हैं। मैं बस रोजी रोटी के जुगाड़ में हूँ। यह आदमी इस इलाके से गुजरना चाहता था ताकि कुछ ब्रेड बेच सके, लेकिन अब यह फंस गया है। फायरिंग के दौरान आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि गोलियां कहां से आ सकती है। अरे बाइक से तेल निकल रहा है। ये प्रताड़ना है ना? रोज रोज यही होता है, हर दिन। वो उस समय हम पर गोली चला रहे थे, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता था। अब मैं निकल रहा हूँ। मेरा नाम सेलोर जॉ हेरा है। मैं विजुअल आर्टिस्ट, मूर्तिकार और पेंटर हूँ, लेकिन मेरी सभी कलाकृतियाँ शहर में ही फंसी हुई हैं। सेलोर दशकों तक सिटी सेंटर में रहे हैं और वहाँ काम किया है, लेकिन अब वह अपने इलाके को राख होते हुए देखने को मजबूर है। लड़ाई से बचने के लिए उन्हें अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। अपनी 400 से ज्यादा कलाकृतियों में से वो बस कुछ ही बचा सके। मेरी पूरी जिंदगी शहर में ही फंसी हुई है। 47 साल का काम। मैंने 11 साल की उम्र में सैंड ब्लास्टर के सहायक के तौर पे शुरुआत की थी। फिर मैं कलाकार बन गया। ये मेरे लिए मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। सेंटर दे आर्ट में हम जिन कलाकारों के साथ काम करते हैं, वो चाहे चित्रकार हो या मूर्तिकार या बचाई गई सामग्रियों के साथ काम करने वाले हो, वो शहर के गरीब इलाके से आते हैं। ये कलाकार मशहूर हैं। इनकी कलाकृतियां दुनिया भर के म्यूजियम में रखी हुई हैं। अब ये खतरे में हैं, तो इन कलाकारों को मौजूदा हालात से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये मूर्ति हैती का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक चिड़िया की तरह है जो चारों तरफ उड़ती है, क्योंकि हैती आज़ादी की माँ है। हम दुनिया के पहले आज़ाद काले लोग थे जो हर जगह नस्लीय समानता की मांग कर रहे थे। सेलोर पोर्ट ऑफ प्रिंस की एक बस्ती में पले बढ़े, लेकिन वह न्यूयॉर्क, लंदन, वेनिस और पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ बहुत गर्मी है। फिलहाल वो और उनके परिवार के 12 सदस्य किराए के 3 कमरों में रह रहे हैं। ये मुश्किल है, हमारे पास जगह कम है। हम सब साथ में ठूसे हुए सोते हैं, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी होगी और खुद को ढालना होगा। यही जिंदगी है। लेकिन यहाँ भी परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। लड़ाई मोहल्ले में बहुत करीब पहुँच गई है। एक गोली ठीक उनकी छत पर गिरी थी।
बच्चे बहुत डरे हुए और तनाव में हैं। गोलियां चलने की आवाज सुनकर वो सदमे में आ जाते हैं। वे तनाव में रहते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। गैंग आतंक के बीज बोते हैं, वो लोगों के लिए तबाही लाते हैं। उनका बस यही काम है। मुझे पोर्ट ऑफ प्रिंस में अपनी बेटी का कोई भविष्य नहीं दिखता। पूरा पोर्ट ऑफ प्रिंस बर्बाद हो चुका है, गिरोहों से भरा हुआ है। हम शांति से नहीं रह सकते। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हैती में फिलहाल करीब 30 लाख लोग कारफुर फैया जैसे गिरोहों के कब्जे वाले इलाकों में रह रहे हैं। हम निर्दोष लोगों को नहीं मारते हैं। अगर कोई निर्दोष है तो हम उन्हें बचाते हैं, लेकिन हम उन्हें गोली मार देते हैं जो हम पर हमला करते हैं। हम पर हमला करने वालों को चुनना होता है कि भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैती में गैंग भर्ती कर रहे हैं। उनके कई गुर्गे बहुत छोटे हैं, कुछ तो अभी बच्चे ही हैं जो सड़कों पर रहते हैं। इस देश में युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है, तो वो मुझसे मदद मांगने आते हैं। मैं उन्हें हथियार देता हूँ और वो टी लापली के लिए काम करते हैं। मुझे जॉइंट देना। वीएस इस इलाके में गैंग का सरगना है। मैं बस्ती में पैदा हुआ था। मैं पेट पालने के लिए लड़ाका बन गया। अब मेरे पास कार है, बाइक है, सोने के लिए घर है, स्टाइलिश कपड़े है। मैं खुश हूँ। मुझे जो कुछ चाहिए मेरे पास सब है। (2023) की गर्मियों में टी लापली गैंग और उसके सहयोगियों ने पुलिस को खदेड़कर कारफुर फैया पर कब्जा कर लिया। इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा था। मैं क्या ही कहूँ, अपने इलाके में हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। हम किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। गिरोहों ने मेरा सब कुछ जला दिया। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरा घर और अंदर रखी हर चीज जला डाली। मैं कुछ नहीं बचा पाई। ये मानवाधिकार वकील हर रोज हैती की क्रूर गैंग वॉर की भयावहता दर्ज करते हैं। ये गिरोहों के सुनियोजित और सजा ना पाने वाले अपराधों पर नजर रखते हैं। ये बहुत ही खतरनाक काम है। हम एक हद तक डर में जीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हैती में एक्टिविस्ट होने का क्या मतलब है। कारफुर फैया के दोनों लोग प्लीज इधर आइए। लेकिन आपको एक फैसला लेना होगा। हैती में जो हो रहा है, लोगों को उसकी निंदा करनी होगी। रोजी ने 22 सालों तक हैती के ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के लिए काम किया है। वह हमें कारफुर फैया पर हुए हमलों के पीड़ितों से मिलवाती हैं। पीड़ित कैमरे पर कुछ भी कहने से डरे हुए हैं। हम आपको पीछे से फिल्मा रहे हैं, तो सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देगा, ठीक है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? 13 अगस्त 2023 को गैंग वाले रात में मेरे घर में घुस आए थे। मेरे साथ मेरी माँ और मेरे 3 बच्चे थे। कुछ गैंगस्टर बाहर गोलियां चला रहे थे। कुछ अंदर आए और उन्होंने मुझ पर अपनी बंदूकें तान दी। मेरा एक बच्चा 13 साल का है। जब वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहे थे, तब वह चिल्ला रहा था, माँ माँ माँ। वो 6 लोग थे। उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरा बलात्कार किया। वो बहुत कम उम्र के थे ना? हाँ, वो बहुत युवा थे। आपको लगता है उनमें से कोई बच्चा था? हाँ, उनमें से एक मेरे सबसे बड़े बेटे की तरह लग रहा था।
मेरा बेटा 13 साल का है। ये शख्स बताता है कि कैसे गैंग वालों ने उसके महज 6 साल के बेटे को मार डाला। उन्होंने उसकी माँ का रेप करते समय उसे मार डाला। हाँ, जब वो रेप कर रहे थे तब उन्होंने उसे एक दीवार के सामने खड़ा करके मार डाला, घर के सामने। कौन सा गैंग? टीलापली के लोगों ने बाकी गिरोहों के साथ मिलकर उन्होंने कारफुर फुयू को बर्बाद कर डाला। उन्होंने मेरी माँ के सामने मेरा रेप किया। वो बाहर भागी, लेकिन उन्होंने उनके सिर में गोली मार दी और वो मर गईं। वो आते हैं, लोगों को मारते हैं और शवों को ले जाते हैं। यही हमारी जिंदगी है। बाद में उन्होंने हमें चिल्लाते हुए भगा दिया कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। उन्होंने हमें मारा। हर तरफ गोलियां चलाई जा रही थी। गैंग का सरगना टीलापली अब पोर्ट ऑफ प्रिंस के दक्षिण पश्चिम में कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है। वो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मान जाता है और हमें अपना नया पूल हाउस दिखाता है। ये सब मैंने खुद बनाया है। मैंने YouTube से सीखा। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। वह अपने लोगों के रेप करने की बात से इनकार करता है, लेकिन लोगों के जबरन विस्थापन की बात स्वीकारता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह अपराध है। हम दुश्मन को कमजोर करने के लिए लोगों को खदेड़ते हैं ताकि कोई उन्हें टीलापली से जुड़ी जानकारी ना दे। जब हम लड़ते हैं तो हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, पहले लोगों को खदेड़ना होगा। हम उनके घर जला देते हैं ताकि उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। फिर हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए एक जगह होती है और हम देख पाते हैं कि हम किस पर गोली चला रहे हैं। इस तरह कोई नुकसान नहीं होता है। जिंदगी खोने से तो अच्छा है ना कि घर चला जाए। जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। हम ऐसे नहीं रह सकते। हैती की राजधानी में विस्थापित लोगों ने सरकारी इमारतों में पनाह ली हुई है। कारफुर फैया से भागे 1600 से ज्यादा लोगों ने पूर्व संचार मंत्रालय में डेरा डाला हुआ है। हम जब यहाँ आए तो यहाँ सरकार का कोई नहीं था। मंत्रालय पहले से ठप पड़ा था। हम रात में पहुंचे। अंदर घुसना आसान था। यहाँ कोई नहीं था। बारिश होने पर मुझे फर्श सुखानी पड़ती है। मैं अपने 4 बच्चों के साथ फर्श पर ही सोती हूँ। मेरा बच्चा 1 साल का है। हम 9 महीनों से सड़कों पर हैं। राशेल अपने बच्चों के साथ कई बार विस्थापित हो चुकी हैं। वो हमें बताती हैं कि वो सड़कों पर सो रही थी जब हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला किया और उनका रेप किया। उस समय वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे, क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थे। मैं उनसे लड़ी और उन्होंने मुझे मारा। मेरे घाव देखिए। ये मेरा छठा बच्चा है। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि मुझे सिजेरियन कराना पड़ा। लड़कियों की एक लिस्ट है। मैं आपको इसे पढ़कर सुनाता हूँ। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में इस समुदाय ने एक समिति बनाई है, वहीं जहां पहले संचार मंत्री का ऑफिस था। वे जरूरी चीजें पाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो खाना। बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। बच्चे तो है ही और लोग भी कुपोषित हैं। हैती में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं क्योंकि उनके माता पिता ने सब कुछ खो दिया है और अब वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते। उनके घर जला दिए गए हैं। वो सड़कों पर रह रहे हैं। यहाँ के लोग दूसरों की दया पर निर्भर हैं। मदद कभी कभार ही मिलती है।
मुझे चम्मच नहीं मिल रहा है। सारा खाना खत्म हो गया है। आपको उनसे बात करनी होगी। आप 3 नहीं ले सकते, कुछ लोगों को तो एक भी नहीं मिला। वो 2 या 3 मील लेना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे हैं। पूरे हैती में 10 लाख से ज्यादा लोग हिंसा की वजह से विस्थापित हुए हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने तत्कालीन संचार मंत्री से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। हैती बर्बाद हो चुका है। 2010 के भूकंप में ढहा राष्ट्रपति भवन दोबारा बनाया ही नहीं गया। परिसर खंडहर हो चुका है। सरकारी मंत्रालय और देश की सर्वोच्च अदालत बंद और वीरान पड़ी हैं। मार्च 2024 में हैती के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद एक ट्रांजिशनल काउंसिल नियुक्त की गई थी। ये काउंसिल पहाड़ी पर बने लग्जरी और भारी सुरक्षा वाले फिलादा कुवैया में साथ बैठती है। यहाँ से सिटी सेंटर साफ दिखता है। इस काउंसिल पर शासन व्यवस्था फिर से स्थापित करने, भ्रष्टाचार मिटाने और चुनाव कराने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां थी, और यह शुरू से ही अंदरूनी कलह से घिरी हुई थी। बहुत काम है। बहुत काम है, बहुत काम। ट्रांजिशनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष ने बड़ी सहजता से मान लिया कि इन गिरोहों के सिर पर लंबे समय से हैती के प्रभावशाली सियासी लोगों का हाथ था। हमारे इतिहास में चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सरकारी अधिकारियों और गिरोहों के बीच हमेशा से एक निश्चित मिलीभगत रही है। हमें सच को स्वीकार करने, इसे जोर से कहने और इसका सामना करने की जरूरत है, ताकि जहां जरूरत है वहां हम सुधार कर सकें। हैती के नेता बरसों तक अपने देश का खजाना लूटते रहे और निजी फायदों के लिए गिरोहों पर पैसा लगाते रहे। अमेरिका और कनाडा ने हैती के पूर्व सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और एक पूर्व राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाए हैं। Contre tout leader qui veut devienne. Si pays ça fout souffrir trop, mais jusqu'à là n'a pas yon souffle. Yon nan pouvoir là y a souci. Si peuple là même dans ma cité. Nous souffrir trop dans pays ya. Chaque jour c'est coup de balle tout côté. Moun kap moun nan cadre que pays ya. Je fais yo là y a pas souci. Ils a fait pouvoir yo y a gérer. अब गैंग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। टिग्रा एक तरफ रसूखदारों की बुराई करता है, दूसरी तरफ वो हमें गर्व से दिखाता है कि एक लोकल गैंग लीडर बनकर कैसे उसका जलवा बढ़ा है। मैं यहाँ एक स्विमिंग पूल बना रहा हूँ। ये मेरा घर है, चीफ टिग्रा का घर। देखो, ये लेटेस्ट मॉडल है। हम छोटे अमीरों की जिंदगी जीते हैं। ये गलील है। ये कहाँ से आई? ये ओलिगार्कों ने हमें दी है। ओलिगार्कों से उसका आशय हैती के अमीर कारोबारी वर्ग से है। टिग्रा के मुताबिक वे गिरोहों को पैसा और बढ़ावा देते हैं, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बताएगा। ओलिगार्कों ने अक्सर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए असुरक्षा का इस्तेमाल किया है, ताकि वो ईंधन, ड्रग्स और हथियारों की और ज्यादा तस्करी कर पाए। हम युवा ये सब करने थोड़ी ना निकले थे। हमारे माता पिता ने हमें ऐसे नहीं पाला है। C'est un secret de polichinelle. Faire affaire en Haïti rime souvent avec violence. ये तो खुली बात है कि हैती में बिजनेस करने में अक्सर हिंसा का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में कुछ कारोबारियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों पर हमला करने और उन्हें किडनैप करने के साथ साथ
जिन लोगों से वे डील नहीं करना चाहते थे, उनके कारोबार लूटने और जलाने के लिए युवाओं और गिरोहों का इस्तेमाल किया, और ये गिरोह तेजी से ज्यादा संगठित और बहुत ताकतवर होते गए हैं। एक से दूसरे इलाके में जाते हुए रास्ते में गिरोहों के बनाए नाके पड़ते हैं और आगे जाने के लिए उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। हम अपने ही देश में आने जाने के लिए हथियारबंद डाकुओं को पैसे चुकाते हैं। हर तरह की गाड़ी का अलग रेट फिक्स है। जैसे अगर मांटिसा इलाके से 10 ट्रक गुजर रहे हैं और हर ट्रक को करीब $750 अमेरिकी चुकाने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा बनाते हैं, और अगले दिन आपको फिर से उतने ही पैसे चुकाने होंगे। ये इस गैंग की आमदनी का बड़ा जरिया है। गैंग का दावा है कि वो इन पैसों से समाज का कल्याण करता है। यहाँ लोग तैरते हैं। देखो हमने कितना काम किया है। लोग कपड़े धो सकते हैं और नहा सकते हैं। टिग्रा खूब रौब झाड़ता है क्योंकि उसे पता है कि वो कानून की पहुंच से बाहर है। गैंग के सरगना टी लापली को हैती में किडनैपिंग किंग माना जाता है। उसने फिरौती के लिए लोगों को अगवा कराने की बात मानी, लेकिन कहा कि उसे ऐसा करने का हुक्म ताकतवर लोगों ने दिया है, जिनके वो नाम नहीं बताता। इस देश में हो रहे इन अपहरणों में हमारा हाथ नहीं है। इनका फायदा दूसरों को होता है। कोई हमें काम देता है और हम बस वो काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जाहिर है कि हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे सरगनाओं की तरह टी लापली खुद को क्रांतिकारी की तरह दिखाना चाहता है, जो अपने अमीर मालिकों के खिलाफ हो गया है। वो हमें सामुदायिक अस्पताल दिखाना चाहता है, जो उसके मुताबिक वो बनवा रहा है। यह ऑपरेटिंग रूम होगा। छत बन जाए तो मैं एड्स रोगियों के लिए एक वार्ड बनवाऊंगा। साफ दिख रहा है कि निर्माण रुके काफी वक्त हो चुका है। मैं अपने सैनिकों के लिए घर बनवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक अस्पताल का काम पूरा नहीं किया है। मैं दूसरे गैंग से लड़ भी रहा था, तो मुझे रुकना पड़ा। जब आप लड़ते हैं तो आप खर्च बहुत करते हैं और कमाते कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। अपहरण से गिरोहों की सबसे ज्यादा कमाई होती है। 2024 की शुरुआत में हैती में रोजाना औसतन 5 लोग अगवा किए गए थे। निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो लोगों को किडनैप करके उनके साथ बहुत दर्दनाक चीजें करते हैं। वो उन्हें जलाते और मारते हैं, फिर वो फिरौती में मोटी रकम मांगते हैं। आज सुबह अपहरण के एक असफल प्रयास में एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। उनके सिर में 5 गोलियां मारी गई थी। महिला पुलिसकर्मी बारबरा फेकी अपनी बच्ची को स्कूल ले जा रही थी जब हथियारबंद लोगों ने उन्हें अगवा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनकी हत्या कर दी। डाकुओं ने उन्हें मार डाला। वह इस साल गिरोह का शिकार बनी 17वीं पुलिस अधिकारी है। उनकी 2 रिश्तेदार उनके शव की शिनाख्त करने घटनास्थल पहुंची थी। बारबरा 29 साल की थी। उनकी 6 साल की एक बच्ची थी। किसी को भी सजा नहीं होती है, तो कभी कभी स्थानीय लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और शहर की सुबह सुलगती लाशें देखने के साथ शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं तो काम पर जा रहा हूँ। ऐसी घटनाओं को बुआ काले कहते हैं, जिसकी हमने हमेशा निंदा की है। यहाँ युवा दूसरे युवाओं से जल्दबाजी में पूछताछ करके तय कर देते हैं कि वे हथियारबंद डाकू हैं और इसीलिए उन्हें मार देते हैं। वो अक्सर लाशों को जला डालते हैं।
et souvent ils sont incendiés, carbonisés. हाँ, ये बौकाले है। ये अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने यहाँ कुछ बुरा करने की कोशिश की और ये उसी का नतीजा है। ऐसी घटनाएं हैतियन लोगों की भावनाएं जाहिर करती हैं, जो 2018 से हिंसा के शिकार हैं। असल में जनता सरकारी अधिकारियों को दिखा रही है कि वे असुरक्षा से तंग आ चुके हैं। Cette insécurité. 2024 में राजधानी पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए पहली ट्रांजिशनल काउंसिल उन बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बलों के भरोसे थी जिनका वादा किया गया था ताकि उनकी कम हथियारों वाली छोटी पुलिस को मदद मिले। आज तक ऐसी कोई मदद नहीं पहुंची है। गिरोहों के पास एक ही विकल्प है, उन्हें हथियार डालने होंगे या जेल जाना होगा। और हम पुलिस और हैती की सेना दोनों को मजबूत करेंगे ताकि उन्हें घेर सकें, उन्हें खत्म कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि शांति हो और हम कानून के हिसाब से काम कर सकें। फिलहाल पुलिस गिरोहों को एक निश्चित दायरे में सीमित रखने के लिए जोर लगा रही है। सिटी सेंटर में गश्त लगाती पुलिस पर अक्सर गोलीबारी होती है। वो हम पर गोली चला रहे हैं। वो कहाँ है? वहाँ ऊपर, उस तरफ। ध्यान से। वो कहाँ गए? रुको, मुझे वो दिख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि वो कहाँ गए। यहीं रुको। थोड़ा पीछे चलो, मेरे दाईं ओर। हाँ, वहाँ। ओके, बंदूक घुमाओ। वो लोहे की सफेद रेलिंग वाले उस घर में हैं। गोली चलाओ। ये लोग पहले ही अपने कुछ साथी गिरोहों के हमलों में खो चुके हैं। वो हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे। इससे हमेशा तकलीफ होती है। हमें उनकी याद आती है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। मैं इसके लिए सारी हिम्मत, सब कुछ झोंकता हूँ। मैं रोज लड़ता हूँ ताकि मेरे लोगों को मुझ पर थोड़ा सा फक्र हो। देखिए, उन्होंने वहाँ गैस कैन रखे हैं। आपको वो लाल चीजें दिख रही हैं? अगर हम वहाँ गए तो वो उन पर गोली चला देंगे। हम किसी जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो वो हमें घेर सकते हैं। अगर आप सड़कों को गौर से देखें तो घरों पर जो कुछ लिखा है, वैन पर, बसों पर, यह सब बहुत कलात्मक और रंग बिरंगा है। ये जिंदगी से लबरेज है। शायद हम कला के जरिए अपनी जिजीविषा जाहिर करते हैं। एक जरूरत,
एक हसरत, एक जल्दबाजी है कुछ बनाने की, सुनाने की, कुछ करने की, और यह कला का रूप ले लेती है। produire, de crier, de faire quelque chose. Et ça prend la forme artistique. जब वो कहीं हमला करते हैं तो उसे तबाह करने और जलाने के लिए आग लगा देते हैं। मैं कुछ पेंटिंग्स बचाने और उन्हें एक दोस्त के घर में छुपाने में कामयाब रहा था। सेलोर पोर्ट ऑफ प्रिंस के ऊपर पहाड़ियों में एक दोस्त से मिलने आए हैं जो कला इतिहासकार और संग्राहक हैं। ये म्यूजियम जैसा है। ये अमीर इलाका गिरोहों के कब्जे में नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। तो सेलोर लड़ाई वाले इलाके से भागते समय जो कलाकृतियां बचाने में कामयाब हो गए थे वो उन्होंने यहाँ स्टोर की हैं। मेरी कला यहाँ सुरक्षित है। मैंने हैती में ही रहने और काम करके और अपना संदेश फैलाकर लड़ना चुना है। मैं कई कलाकारों को जानता हूँ जिन्होंने यही रहना और संघर्ष करना चुना है। आज सेंटर दे आर्ट एक लाइव पेंटिंग इवेंट के साथ अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है। खतरे के बावजूद आज कई कलाकार महीनों के बाद एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। हालात खराब हैं। मैं अपना घर छोड़कर भागा हूँ। बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें विरोध करना होगा। आपको देखकर अच्छा लगा। आपके बच्चे कैसे हैं? वो ठीक हैं, जिंदा हैं, कट रही है।